जय हिंद। न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है और आपका मेज़बान आज़ाद खालिद लेकर हाजिर है प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद। ये वक्त ऐसा होता है जब हम आपसे पूरे दिन की कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं और आज के दिन में होने वाली बड़ी घटनाओं को लेकर आपसे आपके ही नज़रिए के साथ बात करते हैं। आज जिन बातों को हम आपके साथ करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने बाकायदा आरक्षण को लेकर एक बड़ी बात कही है और कहा है कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, जो 70 साल से महानुभाव इसका फायदा ले रहे हैं और धनाढ्यों की श्रेणी में आ गए हैं, यानी जो अब एलीट क्लास में आ गए हैं, उनके वारिसों को अब इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लिस्ट बनी हुई है आरक्षण वाली सूची जो है वो कोई ऐसी पवित्र नहीं है कि उसको छेड़ा ना जा सके या उसमें बदलाव ना किया जा सके। बड़ा डेवलपमेंट है और कम से कम ये उन लोगों के लिए एक अलार्म है, उनके लिए एक खतरे की घंटी है जो कि पिछले कई साल से जो बड़ी सीट्स पर बैठे थे, बाकायदा इस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनमें नाम बहुत से एकदम आपके भी जहन में आ रहे होंगे, उनके वारिसों को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हालांकि इसको लेकर हो सकता है कि बाद में कुछ राजनीति गर्मा जाए, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन और कोरोना सब पर हावी है। कोरोना और लॉकडाउन की एक खास बात और है, लोगों के अब सिर में दर्द होना बंद हो गया है, गले में खराश होनी बंद हो गई है, बुखार होना बंद हो गया है। इतना ही नहीं, बीपी लो या हाई भी होना बंद हो गया है। अब हार्ट अटैक भी शायद कम हो रहा है। इसके अलावा जो घरों में आमतौर पे लोगों को शिकायत थी कि पत्नी जाते ही सबसे पहले अपनी बीमारी की शिकायत करती थी, कुछ घरों में वो भी शायद कम हो गया है। यानी कोरोना लॉकडाउन सब पर हावी है। ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन से हटकर बात करना फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आता है, खासतौर से जबकि पुलिस का ये दावा हो कि वो लॉकडाउन को पालन कराने के लिए, लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। सब चीज़ें हमने सील की हुई हैं, सारे बॉर्डर्स चेक कर रहे हैं और जितने भी हमने नाके लगाए हुए हैं वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। अब परिंदा तो पर मार रहा हो कि नहीं मार रहा हो, लेकिन अब मैं आपको याद दिला दूं, दामों के अंदर लड़की का रेप हुआ 6 साल की और उसकी आंखें फोड़ दी गई। सीतापुर में उत्तर प्रदेश के अंदर लड़की का किडनैप हुआ, रेप हुआ, वीडियो बनाई गई, वायरल कर दी गया। अपराधी खुले हैं, परिंदा पर नहीं मार रहा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आज एक घर से एटा के 5 डेड बॉडियां मिली हैं। एक अधिकारी हैं, पूर्व ऑफिसर हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनकी जो है बेटे की मिसेज, उनके पोते और उनके घर से 5 डेड बॉडियां मिली हैं। कहा जा रहा है कि ये हत्या है, हालांकि अभी हत्या या आत्महत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जहां सब चीज़ें बिल्कुल सील हों, पैक हों, वहां पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और ख़ास तौर से जबकि बड़ी बड़ी बातें प्रशासन भी कर रहा है, पुलिस भी कर रही है और अपराधियों को काबू करे ना करे, लेकिन कोरोना को लेकर उसने पूरे समाज को काबू कर दिया है, पैक कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक आदेश जारी किया है देर रात शुक्रवार को कि 30 जून तक बड़े आयोजन, कोई भी आयोजन, सार्वजनिक जगह पर भीड़ इकट्ठी होने के लिए अब पाबंदी लगा दी गई है। सवाल यह है कि क्या अभी तक ये पाबंदी नहीं थी? क्या ये अभी तक छूट थी? क्या जो चीज़ें हो रही थी वो कुछ और था या अब इस आदेश में कुछ और कहा गया है? 30 जून तक भीड़ पर पाबंदी लगा दी गई है कोरोना से निपटने के लिए, ताकि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा है कि ये एक वैश्विक लड़ाई है और इसमें हम कोरोना को हरा कर रहेंगे और इस पर सबको पालन करना है। याद दिला दें, कल ही रमज़ान का चांद दिखा है, 25 मई को ईद है, 22 मई को अलविदा जुमा है। भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लेकिन अब इसको इससे न जोड़कर देखा जाए, 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक स्थल पर भीड़ इकट्ठी होने के लिए उत्तर प्रदेश में पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। आपको सहयोग करना है और किसी तरह के सवाल नहीं करने हैं। ये भी नहीं पूछना है कि ये नया आदेश आने के बाद ही भीड़ पर रोक लगी है, इससे पहले भी भीड़ पर रोक लगी हुई थी। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिसको करना चाहते हैं। 779 मौतें हो चुकी हैं, दुखद बात है। 25,000 के करीब जो लोग हैं वो कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन 779 लोगों की मौत हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है, बड़ी घटना है।
एक महामारी जिससे अमेरिका में कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली, फ्रांस और चाइना, उसके अलावा स्पेन और बेल्जियम, ये तमाम देश जो हैं बहुत ज़्यादा इससे संकट से जूझ चुके हैं। उसकी तरफ अगर देखा जाए, भारत में भले ही अभी ये गिनती कम हो, लेकिन हम लगातार इस खतरे को बहुत नज़दीक से महसूस कर रहे हैं। सबको लॉकडाउन का पालन करना है, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना है और सरकार का सहयोग करना है। हालांकि अगर कुछ लोगों की बात पर गौर किया जाए तो वो सवाल करते हैं कि पिछले 10 साल में इस दौरान 1-2 महीने के दौरान कितने लोगों की और बीमारियों से, इसी तरह के बुखार से, इसी तरह के वायरल से मौत हुई है। वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं जहन में रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल कोरोना से निपटने के लिए एकता की ज़रूरत है, सबको एकजुट होना है और कोरोना को हराना है। सबसे बड़ी बात है, हम बचेंगे तो समाज बचेगा और समाज बचेगा तो देश बचेगा और देश बचेगा तो कोरोना हार जाएगा। कहा जाता है कि दुनिया अभी सुरक्षित हाथों में है, यानी जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, जो देश हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत सुरक्षित हाथों में दुनिया है। और जो समाज है उसकी सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं बहुत कंसर्न है, बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सीरियस हैं और हर बात को बड़ी गंभीरता से करते हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। किस बात को लेकर कहा ये बता देते हैं। कल या परसों उनकी बात को लेकर ये चर्चा हुई कि उन्होंने कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए कहा कि उनको किसी और तरह का ब्लीचिंग वाला या डिटॉल का या किसी तरह का अगर टीका लगा दिया जाए या उसका इस्तेमाल किया जाए उसका क्या असर होगा, जिस पर बाकायदा एक तरह विवाद खड़ा हुआ, टिप्पणियां होने लगी और लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी। जब उनसे पूछा गया तो कहने लगा मैं तो मजाक कर रहा था। आप मान के चलिए वो मजाक ही कर रहे थे, वो बिल्कुल इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे। और ये मान के चले आप कि दुनिया सुरक्षित हाथों में है। जो हमारे लीडर्स हैं दुनिया के हर जगह के, वो बहुत सीरियस हैं, सिंसियर हैं जनता की सुरक्षा को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप दबंगई की। कोरोना, लॉकडाउन, भूख, फंसा होना, मजदूरों की मजदूरी ना मिलना, मजदूरों का घर से दूर फंसा होना, प्रवासी मजदूर, ये शब्द आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे। लेकिन चंदौली के अंदर इन सारे शब्दों को एक तरफ रख दिया है। एक दबंग है वहाँ के, शशिकांत राय बताया जा रहा है उनका नाम। उन्होंने अपने इलाके में किसी शख्स को घर पे भीड़ लगा के पहले पिटाई करी, पैर पकड़वाए, माफ़ी मंगवाई और बाकायदा उसका एक वीडियो जारी किया उन्होंने, या लोगों ने कर दिया, उनके विरोधियों ने किया या उन्होंने खुद किया अपनी दबंगई को बताने के लिए, ये अभी सवाल नहीं है। हम उस वीडियो को दिखाना भी नहीं चाहते। लेकिन उस फैमिली का या उस शख्स का जो पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा है उसका कसूर क्या था, ये आप सुन लें। शशिकांत राय के खेत से उसने थोड़े से चने काट लिए, चुरा लिए, आप उसको अगर बोलें चुरा लिए। भूखा होगा या आदि मुजरिम होगा, हो सकता है वो हैबिचुअल क्रिमिनल हो, या हो सकता है कि भूख से मजबूर हो गया हो और उसने वहाँ से चने चुरा लिए। पेट की आग शायद उसके ईमानदारी पे या उसके संयम पर भारी पड़ी और उसने वो चुरा लिए। बाकायदा पंचायत हुई, बाकायदा उसको बुलाया गया, बाकायदा उसकी पिटाई की गई, बाकायदा उससे पैर पकड़वाए गए, बाकायदा उसका वीडियो वायरल किया गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि हमने 323, 504 जैसी कुछ धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि वीडियो जारी होने तक पुलिस कहाँ थी? लॉकडाउन का पालन हो रहा है, भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगाकर किसी फैमिली को, किसी गरीब को अपमानित किया जा रहा है और लॉकडाउन को लागू करने वाली पुलिस दावा कर रही है कि हम पूरी तरह मुस्तैद हैं। तो ये मुस्तैदी कैसी है, ये बड़ा सवाल है। वीडियो वायरल हो गया, खबरों में आ गया, चर्चा हो गई है, तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई भी हो जाएगी और 188 भी लगा दी गई है। लेकिन 188 लगने से पहले 188 जैसे जुर्म को या उसको कारित ही क्यों होने दिया जाता है, ये सवाल शायद कोई नहीं करता। इसके अलावा आप ये देखें कि अभी जिस तरीके से राज्यों में और केंद्र में टकराव की स्थिति सामने आ रही है, जी हाँ टकराव, कोरोना के मदद को लेकर भी कहीं ना कहीं सवालों में टकराव की नौबत आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर केंद्र की टीम को अगर वहां पर फोर्स ना होती, बीएसएफ ना होता या कोई और सेंट्रल एजेंसी ना होती तो उसको बंधक बना लिया गया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप कहां से बाहर से आए हैं, आपको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। उन्होंने उनको एक जगह कैद कर दिया। ये कह रहे हैं कि हम मदद करने आए लोगों की। तो क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि जिस राज्य में चुनाव होने हैं उस राज्य के अंदर, या जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है उस राज्य में ऐसा क्यों नौबत आ रही है कि वहां पर
दोनों टीमों में टकराव की नौबत आ रही है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये परेशानी जो है काफ़ी हद तक दूर कर दी गई है लोगों के भलाई के लिए कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का अगर शासन नहीं था तो उस परेशानी को दूर करने के लिए, बीजेपी के शासन को लाने के लिए, कमल को खिलाने के लिए एक कमल को हटाया, दूसरे कमल को लाके वहाँ स्थापित कर दिया ताकि टकराव ना हो। हालांकि मध्य प्रदेश में भी कोरोना से मरने वालों की तादाद काफ़ी हो गई है, वहाँ पर जो किट है उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी हो रही है। उसके अलावा अभी बात करें तो गुजरात में भी ये लगभग 133 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है, महाराष्ट्र में भी ये तादाद काफ़ी हो गई है, 323 के करीब हो गई है, पूरे देश में 779 के करीब हो गई है। गंभीर बात है, इस बात को बहुत गौर से सुनने की बात है कि ये मामला गंभीर है। देश को एकजुट होकर बिना हिंदू मुसलमान किए इस पर हमको विचार करना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं बार बार कई दिन से लगातार बोल रहा हूँ कि हमको किसी संप्रदाय को, किसी समाज को, किसी धर्म को टारगेट नहीं करना। हालांकि अभी भी हमारे कई चैनल्स पर, राष्ट्रीय चैनल्स जो हैं बहुत तेज़ तर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम सबसे तेज़ हैं, उनके यहाँ आज भी जो मुख्य मुद्दा है, बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि किस तरीके से तबलीग के लोग जो हैं इसको बढ़ा रहे थे, बांट रहे थे। उनके मौलाना को लेकर उनके बयान चलाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मौलाना दोषी हैं या प्रथम दृष्टया लगते हैं और उनसे एनएस से मिल के आए हैं, अजीत डोभाल जी मिल के आए हैं, बाकायदा उनकी लोकेशन मालूम है, वो कल उसी चैनल से कह रहे थे कि पुलिस को मेरी लोकेशन भी मालूम है, मैं कहाँ हूँ ये भी सब मालूम है, उस सब के बावजूद हम हाइप क्रिएट करे जाएं, किसी को दबाव में लिए जाए या किसी को बदनाम किए जाएं, उससे बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि तो हमारे पास सारे प्रोविजंस मौजूद हैं और अगर सारे चीज़ें ऐसी बनती हैं तो कार्रवाई करें या उसको चर्चा में ना लाएं। कम से कम फिलहाल मेन जो हमारा टारगेट है वो कोरोना है, मेन जो टारगेट है समस्याएं हैं, भूख है, उससे हम निपट लें, ये तो बाद में भी निपटते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शायद इस पर लोगों का ध्यान कम है। तो हम बात कर रहे थे, जो सबसे पहली खबर थी, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ है, उसने बाकायदा कहा है कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं, जो लोग पहले से ही लगभग 70 साल से महानुभाव जो लोग थे वो आरक्षण का लाभ लेते लेते धनाढ्य वाले यानी रिच कैटेगरी में आ चुके हैं, उनके वारिसों को, उनकी जो अगली पीढ़ी है उसको आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, जो इसको कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो प्रोविजंस हैं जिसका लाभ मिलना चाहिए वो इसके होते या इस तरह के लोगों के होते हुए जो है वो लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में वो जो सूची बनी हुई है उस पर पुनर्विचार करने की बात की गई। दरअसल ये एक याचिका थी जिसको लेकर एक मामला उठा था, भर्तियों का मामला उठा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा कि अभी हाल के दिनों में किस तरीके का बवाल हुआ, किस तरीके से ये कहा गया कि आरक्षण को सरकार ख़त्म करना चाहती है। एक बाकायदा टकराव की नौबत आई, सड़कों पर हंगामा, आगजनी, तोड़ फोड़ और उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। लेकिन अब इसके बाद दोबारा से ये चर्चा गर्म हो जाना और ख़ास तौर से क्रीमी लेयर को लेकर और ख़ास तौर से जो धनाढ्य लोग हैं जो अभी तक इसका लाभ लेते लेते एक एलीट क्लास तक पहुंच चुके हैं, बड़े लोग बन चुके हैं, नाम लेना फ़िलहाल शायद इतना ज़रूरी नहीं है या इतना वो भी नहीं है, क्योंकि आपके खुद सामने वो चेहरे आ रहे होंगे जिनको लेकर लगता है कि आरक्षण का लाभ लेते लेते ये यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन क्या इसको दलित समाज स्वीकार कर पाएगा? क्या इसको वो तबका स्वीकार कर पाएगा जिसको अक्सर ये शंका रहती है कि आरक्षण को लेकर सरकार कैंची चलाने का मन बना रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो सकता है, तो वो समाज क्या इसको स्वीकार करेगा? ये आने वाले वक्तों में सरकार के लिए कहीं कोई एक तरह से इम्तिहान की घड़ी तो नहीं हो जाएगी, ख़ास तौर से जबकि पूरा देश कोरोना, लॉकडाउन, भूख, मजदूरों का फंसा होना और इस तरह के हालात से जूझ रहा है। ऐसे में ये एक नई चर्चा अगर है तो वो क्या उसके असर होंगे, ये आने वाले वक्त में एक तरह से बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि आरक्षण को लेकर आपने देखा होगा कि कुछ जो जातियां हैं वो आरक्षण को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं, कुछ जो जातियां हैं, कुछ तबके हैं वो आरक्षण को पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। उसमें अगर देखा जाए बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़ी बड़ी आगजनी हुई है, चाहे आप वो पटेल आंदोलन की बात करें, गुर्जर आंदोलन की बात करें, जाट आंदोलन की बात करें, ये तमाम वो जो आंदोलन हुए हैं उसमें बड़ी बड़ी हिंसाएँ हुई हैं, बड़ी बड़ी आगजनी हुई है, लोगों की मौत हुई है, कई कई दिन पूरा देश जो है लॉकडाउन रहा है, पूरे मतलब रेलवे ट्रैक, बसेस बंद रही हैं,
चाहे वो हरियाणा का मामला हो, चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, चाहे वो गुजरात का मामला हो। ऐसे में अब फिर से एक बार फिर एक बड़े तबके के आरक्षण को लेकर ये चर्चा शुरू होना या ये सवाल खड़ा होना कि वो जो सूची है वो पवित्र नहीं है, उसको लेकर अगर देखा जाए तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो मत है ये देश हित में है और जनता के हित में है, ये बिल्कुल निश्चित है। लेकिन क्या इसको वो समाज एक्सेप्ट करेगा जिसको लेकर ये लगता था कि वो पहले से ही सरकार से एक तरह से सवाल करती रही है, शक करती रही है, सवाल उठाती रही है कि हमारे आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा फैसला लेने के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी हो सकती है और ख़ासतौर से उसके लिए संयम का और उसकी रणनीति का और उसके एक तरह से पूरे राजनीतिक पैरोकारी का इम्तहान हो सकता है ये। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण को लेकर खुद अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के अंदर कहीं ना कहीं भीतर में ही आपस में संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस आरक्षण को लेकर आपस में टकराव की नौबत आ रही है। लेकिन ऐसे में सरकार के लिए एक दुविधा शायद हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को इस पर अमल करना या इसको एग्जीक्यूट करना जो है कितना आसान या कितना मुश्किल होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से हाल में आपने देखा होगा कि दलित समुदाय जो है पूरी तरह सड़कों पर आ गया, जो दलित जो एक तरह से नेता सरकार में भी शामिल है उनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति हो गई थी। जो विपक्ष है, जो खासतौर से अभी सत्ता में नहीं है, वो लोग बाकायदा इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का मन बना रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद और इस ऑब्जर्वेशन के बाद, उसकी खंडपीठ के बाद, और उसमें बाकायदा उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है जो 9 सदस्यों वाली खंडपीठ ने बाकायदा उसको जिक्र किया था, तो उसको भी उन्होंने एंडोर्स किया है। लेकिन अब सरकार के लिए एक बड़ा जिसे कहना चाहिए इम्तिहान की घड़ी हो सकती है, या आगे आने वाले वक्त में इसका क्या नज़रिया होगा, क्या इसके नतीजे होंगे, किस तरह इसको समन्वय बिठाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ख़ासतौर से जबकि पूरा देश स्तब्ध है, लॉकडाउन है, ताले में है, भूख से उसको शिकायत नहीं है, सिर दर्द से उसको शिकायत नहीं है, उसको पेट दर्द से शिकायत नहीं है, उसको नौकरी की शिकायत नहीं है, उसको बुलेट ट्रेन की शिकायत नहीं है, उसको 15 लाख की शिकायत नहीं है, उसको रोज़गार की शिकायत नहीं है, उसको किसी और बात की शिकायत नहीं है। तो क्या अब वो इस ज़माने में आरक्षण को लेकर, इस बात को लेकर भी शिकायत करेगा या नहीं करेगा, ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।